नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस महत्वपूर्ण कक्षा में मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कल स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है, उसी की उत्तर कुंजी लेकर मैं उपस्थित हूं। साथियों, प्रश्न पत्र का मैंने भली भांति अवलोकन किया और अवलोकन करने के उपरांत विगत वर्षों में आरपीएससी कि परीक्षा पद्धति या प्रश्न पत्र की प्रकृति को लेकर जो परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार का परिवर्तन हमें प्रवाहित रूप में इस प्रश्न पत्र में भी दृष्टिगोचर होता है। साथियों, मैंने कोशिश किया है, 4-5 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो दुखदायी रहते हैं, अर्थात उनको पढ़ने पर बार बार ये इस प्रकार की अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है कि विकल्प 1 सही है या विकल्प 2 सही है। ऐसी स्थिति कमोबेश प्रत्येक प्रश्न पत्र में देखने को मिलती है। कोशिश मैंने ये की है कि जितनी भी मूल और विश्वसनीय पुस्तकें हैं, प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उनमें से मैं अपने उत्तर को संदर्भित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो साथ ही ये प्रश्न पत्र लेकर मैं उपस्थित हूँ। हो सकता है कि इस पीपीटी में जो प्रश्न पत्रों के टंकण के अंतर्गत कुछ त्रुटि आपको देखने को मिले, तो उसमें मैं अवगत करा दूंगा। तथापि पूरा प्रयास रहा है कि इसको थोड़ा सा प्रमाणिक बना जाए और जितनी विश्वसनीयता है उतने रखने का इसमें प्रयास किया गया। तो ये प्रश्न है साथियों, हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमग उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस काव्यांश में छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ? कदाचित मुझे प्रतीत होता है ये प्रश्न आपने सभी ने बहुत अच्छे से कर दिया होगा। रोला छंद है, 11 और 13 मात्राओं की यति रहती है इसमें और 24 मात्राएं रहती है प्रत्येक चरण के अंतर्गत। ये इसका विकल्प संख्या 2 है, इसके अंतर्गत सही है। दूसरा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? साथियों, आप जब भी किसी प्रश्न पत्र को हल करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, संगत और असंगत। संगत का मतलब सही, कौन सा विकल्प सही, और सही होगा 1 और 3 होंगे गलत। तो यहाँ अपने को सही को चिन्हित करना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते थे, यहाँ वर्ण के आधार पर अशुद्धि है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भावावेश में अति उत्साह के अंदर इसको गलत किया होगा। तो ये प्रश्न पत्र मुझे प्राप्त हुआ, इसके अंदर भी इस विद्यार्थी ने पहले पर सही का निशान लगा रखा है। इसका मतलब इसको आते हुए भी इसने प्रश्न को गलत किया। तो अपने आप में ये आत्महत्या जैसा है। कोई भी प्रश्न आपको आ रहा है, केवल आप अति उत्साह में उसको गलत कर देते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़कर, तो ये अपने आप में आत्मघाती कदम जैसा ही है। रोला वर्णी मुक्तक छंद है, ये भी असंगत है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15-13 की जो मात्रा पर पाता पाता उल्लाला, 15-13 15-13 ये होता है अपने उल्लाला के अंदर। और दोहा मात्रिक अर्ध समछंद है, दोहा हो सोल्टा हो, ये मात्रिक अर्ध समछंद है। तो ये चौथा विकल्प है, ये संगत है। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, जगत जनायो जिनी सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आंकन सब देखिए आंखिन न देखी जाए। तो जो शब्द के आधार पर स्पष्टता दृष्टिगोचर होता रहा है कि इसमें जो सही विकल्प है वो उदाहरण अलंकार का है। तो इसका विकल्प संख्या इसमें आप 3 सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या जो 4 है प्रिय विद्यार्थियों, कि काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत। असंगत का मतलब है कि कोई विकल्प है जो गलत है। मधुर भावों को द्योतित करने के रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है। तो साथियों, काव्य गुणों में ये सही है। रौद्र हो चाहे वीर हो चाहे विभत्स रस की व्यंजना है तो सरल बोधगम्य। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, चाहे रौद्र हो चाहे वीर हो विभत्स, इसमें सरल एक तो सरल नहीं होती, ना बोधगम्य होती है, ना सर्वजन सुलभ। तो ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली जो रौद्र वीर विभत्स है, ये कठिन शब्दावली है और जो उत्साह उत्तेजना और गर्व और उन्माद को जन्म देने वाली ये शब्दावली है। तो कदाचित ये जो असंगत विकल्प यही अपने को दिखाई दे रहा। फिर भी अपना प्रयास करना है साथियों कि अगले विकल्पों पर भी अवश्य दृष्टि डालें। कोमल भावों वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। पर रसों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। रस को ध्यान में रखकर काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है, ये भी सही विकल्प है। तो यहाँ तक जो प्रश्न संख्या 3 में अपना विकल्प 2 आप सही कर सकते हैं। और इसके उपरांत प्रश्न संख्या साथियों, प्रश्न संख्या 5 है, हृदय में उत्साह है, उत्तेजना है, तेजस्विता उत्पन्न करने वाले और चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? ओज,
प्रसाद, आवेग और माधुर्य। तो स्पष्ट है उत्साह, उत्तेजना और तेजस्विता हो, तेजस्विता हो, तो उस स्थिति के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? तो स्पष्टतः दिख रहा है अपने को ओज भाव है, जो ओज भाव है इसमें होगा। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, उलाला। उलाला के अंदर 15 13 15 13। अब इसमें वापस से विशेषता है, यानी इसमें अपने को संगत का निकाला। तो चूंकि वर्ण इसमें होता नहीं क्योंकि मात्रिक छंद है ये, इसमें दे रखा नगण भगण तगण, ये इसमें मिलेगा नहीं। और मात्रिक सम छंद है और एक विषम चरणों, क्योंकि ये पाता पाता उलाला, तो एक ये भी असंगत है। और सम चरणों के दोहे, यानी सम चरणों के दोहे के विषम चरणों के समान होते हैं। सम चरण यानी उलाला के सम चरण कितने? 15 और 13। इसमें मात्रा का संयोग, तो सम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। और दोहा, दोहे का विषम चरण, और दोहे में को कितनी मात्राएं होती है? 13 और 11। तो इसका जो विषम हो गया साथियों और इसका सम हो गया, तो इस प्रकार इसमें जो उलाला है, उलाला का विषम चरण एवं जो उलाला है उसका सम चरण एवं जो अपने दोहा है उसका विषम चरण यानी पहला। तो इस प्रकार इसमें ये जो विकल्प संख्या 2 है ये संगत ठहरता है। तो आप विकल्प 2 पर आप सही का निशान लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है प्रिय विद्यार्थियों, रस को अखंड चिन्मय स्व प्रकाश आनंद आनंद स्वरूप वेदांत स्पर्श शून्य, और ये जितने भी विशेषताएं हैं ये किसने बताई है? तो इस स्पष्ट है कि इसमें विश्वनाथ है, उन्होंने ये विशेषताएं बताई है। तो इसमें आप सही का निशान लगाइए विश्वनाथ पर। अगला प्रश्न है, वे स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव न तो आत्मसात कर सकते न दबा सकते हैं, ये दूसरे के भावों को अंतर्निहित करके उसमें वशवर्ती बना देते हैं। तो साथियों ये जो विशेषता है साथियों कि जब भाव जब उत्पन्न होते हैं उनको कोई दबा नहीं सकता, किसी भी प्रकार से बंधन नहीं होता। जो भाव है वो स्वाभाविक रूप से उनका उद्रेक होगा। तो इसका जो सही विकल्प है स्थायी भाव है। स्थायी भाव में इस प्रकार की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न है कि रौद्र के रस के संचारी भाव। रौद्र चपलता है, उग्रता है, गर्व, अमर्ष, असहिष्णुता का भाव, जब किसी विषय को लेकर असहिष्णुता है, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उससे संबंधित ये हो गया। वितर्क, जड़ता और आवेग, इसमें हर्ष, असंगत, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मोह नहीं है। त्रास, शंका, चिंता, अपस्मार यानी मृगी जैसी स्थिति, बेहोशी की स्थिति हो जाती है। तो इसमें विकल्प संख्या चपलता, उग्रता, गर्व और अमर्ष। तो रौद्र के जो संचारी भाव उसमें विकल्प संख्या 1 आप इसको सही कर लीजिए। रस सूत्र की व्याख्या शंकुक द्वारा भट्ट शंकुक, और भट्ट शंकुक द्वारा एक तो आरोपवाद कौन सी व्याख्या की गई है? आरोपवाद, अनुमतिवाद, अभिव्यक्तिवाद और उत्पत्तिवाद। तो साथियों इसमें सही विकल्प है शंकुक यानी अनुमतिवाद। आरोपवाद और उत्पत्तिवाद है वो सबसे पहले जो ये अपने भट्ट शंकुक, भट्ट नायक एवं ये जो है साथी ये अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त। और जो आरोपवाद और उत्पत्तिवाद एक ही विषय है, भट्ट लोलट के द्वारा, और अनुमितिवाद है ये शंकु के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 10 है उसमें आप विकल्प है वो विकल्प जो अपने अनुमतिवाद है इसको आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने अपने विभाजन में वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है? तो विक्रम संवत 1075 मानते, 1050 से लेकर 1375 ये स्पष्ट करते हैं। 1050 से लेकर 1375 के मध्य ये निर्धारित करते हैं। तो 1050 में से आप 57 और 100 कम करेंगे, 1050 ईस्वी 993 1900, इसमें विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा कि इसमें वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय इन्होंने 993 ईस्वी माना है। जिन 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है उनमें से अधिकांश रचनाएं संदिग्ध है, कुछ रचनाएं नोटिस मात्र है। इसी कारण ये जो नामकरण है ये विवादास्पद माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ काल क्रम की दृष्टि सबसे पहले? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 के प्रकाशित हुआ था। विश्व बंधु विनोद 1913 है, और 1934 के अंदर इसका अगला भाग जो प्रकाशित हुआ था तब मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये प्रकाशित हुआ साथियों, ये 1888 के अंदर।
तो इसका जो सही विकल्प है ये विकल्प संख्या 1 होगा। इसमें आप 1 को चिन्हित कर लीजिए, बाकी तीनों विकल्प है वो असंगत है। अगला प्रश्न है रसानुभूति या रसवादन की सूचना। रस की सूचना सबसे पहले किसको प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो साथियों जो क्रियाएं कर रहा है उससे प्राप्त होगी। विभाव, तो उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, अर्थात हमारे सामने आलंबन जब नायक है वो नायिका के हाव भाव को देखता है तो उद्दीपन विभाव, और उसके बाद में आलंबन विभाव, और खुद स्वयं की जो क्रियाएं हैं वो किसमें आ जाती है, अनुभव के अंतर्गत आ जाती है, खुद की क्रियाएं। तो इस दृष्टिकोण से इसका जो सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 है, क्योंकि खुद रसानुभूति खुद के भीतर होगी तो सूचना भी खुद से प्राप्त होगी, तो इसका विकल्प 1 सही होगा, अनुभव। अगला साथियों ये स्कूल मानस पाठशाला ए पर पूर्णतः मूल पुस्तकों से निर्मित जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो अभी लाइव और साथ ही रिकॉर्डेड के रूप में उपलब्ध है और अभी चलायमान है। अभी ये नया पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ है। आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ अध्यापक का जो पाठ्यक्रम है ये भी संचालित है। नोट्स के प्रिंट कराने की सुविधा भी है। टेस्ट सीरीज निःशुल्क है। मूल पुस्तकों से ये संपूर्ण सामग्री वो निर्मित है, आप जुड़ सकते हैं। और जितना प्रयास किया गया है इस पाठ्यक्रम को बनाने में, पूर्णतः मूल पुस्तकों का आधार बनाया गया है। आप देखिए साथियों, डेमो डाल रखे हैं 2-3 वीडियो, साथ ही ई नोट्स उपलब्ध कराए हैं गए हैं जिनसे आप नोट्स प्रिंट भी करवा सकते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया, सामान्य सा प्रश्न है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है ये संगत है ही सही। तो इसका जो विकल्प संख्या 3 है वो सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 पर पहुंचते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? 769 ईस्वी के इर्द गिर्द वाले कवि सरपा को पहला कवि माना। तो इस दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिए। गोरखनाथ है, इसको मिश्र बंधु ने गद्य का लेखक माना, प्रथम गद्य लेखक। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो ये साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। साहित्यिक नहीं है और राजस्थानी है। ये जो कथन है ये शुक्ल ने बिसलदेव रासो के लिए कहा है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, बिसलदेव रासो के लिए। कभी विद्यार्थी अधिकांश ने किसी ने पृथ्वीराज रासो किया होगा, क्योंकि ये समतुल्य है तो कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए साथियों। आपके पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो को अलग से ही उल्लेखित कर रखा है विशेष रचनाओं के रूप में। तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए आप। तो साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। शुक्ल जी का ये कथन है, बिसलदेव रासो। हिंदी साहित्य का अतीत है, अतीत यानी मिस्र की सभ्यता अतीत है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसको आप सही करेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इनकी रचना है। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा है। विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। अगला है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मान लिया। अप्रमाणिक बिल्कुल भी नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास है, चाहे कर्नल जेम्स टोड है, मिश्र बंधु है, ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के साथ में श्यामल दास है, गौरी चंद ओझा है, ये इसको पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं। तो इस वर्ग में आएंगे अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं। मुनि जीन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा में प्रथम ग्रंथ किसे माना? प्रथम ग्रंथ अभी जीन विजय, आप ध्यान रखिए, प्रथम ग्रंथ जीन विजय। तो इसमें हो जाएगा प्रतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, ये भी इसी को पहली रचना मानते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। साथियों अभी मूल पुस्तकों से निर्मित जो अपने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का सम्मिलित कोर्स है, बहुत सस्ते में काफी छूट के साथ में उपलब्ध है। 1 वर्ष की वैधता है, प्रिंट की सुविधा है, लाइव एवं रिकॉर्ड की व्यवस्था है। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, सम्मिलित रूप से है, बहुत सस्ते के अंदर उपलब्ध है। अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम संचालित है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी मूल पुस्तकों से आप अध्ययन कर सकते हैं। साथियों पूर्णतः मूल पुस्तकों पर आधारित है ये पाठ्यक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों का नामकरण किसके आधार पर किया है? सभी ढंग की, साधारण और असाधारण, ये विकल्प असंगत है। विभिन्न ढंग की रचनाओं के आधार पर, ये भी असंगत है। विशेष ढंग, साथियों ध्यान रखिए, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि। तो विशेष ढंग की रचनाएं हैं, क्योंकि कोई भी रचना है वो प्रसिद्ध रही है,
और विशेष ढंग भी होना चाहिए, अर्थात प्रवृत्ति मूलक इतिहास की ओर ये संकेत है शुक्ल जी का। तो यहाँ पर विकल्प संख्या 3 है, उसका ये सही विकल्प हो जाएगा। सिद्धों के चर्यापद, चर्यापद किसे कहा जाता है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो गीत गाए हैं इन्होंने, ये चर्या गीत कहे जाते हैं, जो अनुष्ठान के समय गाए जाते थे। चर्या गीत कब गाए जाते हैं? अनुष्ठान के समय। किस क्षेत्र में रचे गए और प्रचलित रहे थे? जहां सिद्धों का क्षेत्र है वहीं पर ये चर्यापद रचे गए। बस इसका जो उत्तर होगा वो होगा पूर्वी। अगला है आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत, सहज जीवन पर बल, सहज भोग मार्ग और महासुखवाद इसका खंडन नहीं करते हैं साथियों, ये मंडन करते हैं। आप ध्यान रखिए, महासुखवाद यानी स्त्री और पुरुष की युग्नग्ध जोड़े की इसमें कल्पना की गई है कि महासुखवाद एक शून्यवाद से इसको शून्यवाद एक शब्द इनके यहाँ प्रयोग होता है। नमक जिस प्रकार पानी में विलीन हो जाता है उसी प्रकार साधक है वो अपनी साधना के अंदर विलीन हो जाता है। तो इसमें महासुखवाद की एक मुद्रा जिसमें जो स्त्रियां रहती है उस स्त्रियों के साथ में ये मुद्रा स्थापित की जाती है। तो ये जो इसका जो विकल्प संख्या 2 है वो पूर्णतः है असंगत। रहस्य भावना यहाँ दिखाई देती है, पाखंड और आडंबरों का ये विरोध करते हैं। तो विकल्प 2 है, ये विकल्प 2 आप असंगत है, इसको सही कर लीजिए। आध्यात्मिक रंग के ढंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद में आध्यात्मिक रंग ढूंढ लेते हैं। उपयुक्त किस्म किसका है? ये सर्वकालीन सर्व प्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है, स्पष्टता कहते हैं। पर जब विद्यापति अपने काव्य के अंदर इस प्रकार व्यंजना करते हैं कि उसमें भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगार वो भक्ति रस में विलीन हो गया, इसलिए वो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब कोई भी कवि है पूर्णतः निष्ठा, पूर्णतः हृदय की गहराई के माध्यम से और काव्य में निरत होते हुए जब रचना करता है तो उसमें श्रृंगार में भक्ति का द्वंद्व है वह स्वतः ही उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए जो आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे के आधार पर कटाक्ष करते हैं शुक्ल जी। मंजन कृत मधुमालती के अंदर 2 जोड़ों की कल्पना की गई साथियों। पहला जोड़ा है मनोहर एवं मधुमालती, दूसरा है ताराचंद एवं प्रेम। यहाँ पर नायक और नायिका है मधुर और मधुमालती, ये सही है। उपनायक और नायिका की योजना भी की गई जिसके अंतर्गत ताराचंद एवं प्रेमा का उल्लेख मिलता है। ताराचंद एवं मधुमालती से विवाह करना चाहता है, ये असंगत है क्योंकि ये जो ताराचंद है वो मधुमालती से विवाह नहीं करना चाहता, ये असंगत विकल्प है। शुक्ल जी से ये जो विषयावली है ये उद्धृत है। 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का क्रम रखा गया है, ये भी सही है। तो इसमें विकल्प संख्या 3 है वो पूर्णतः असंगत है साथियों की। ताराचंद का जो जोड़ा है वो प्रेमा से है और मधुमालती का जो जोड़ा है वो मनोहर से। तो यह आप ध्यान रख लीजिए, इसमें विकल्प संख्या 3 है उसको आप संगत कर लीजिए साथियों, असंगत कर लीजिए। इसके उपरांत प्रश्न संख्या है साथियों, प्रश्न संख्या 25 है जिसमें बिसलदेव रासो के संदर्भ में चित्रण है। अरे ये भी ध्यान रखिए साथियों, चाहे मृगावती हो, मधुमालती हो, चाहे सत्यवती कथा हो, इनके अंतर्गत 5 अर्धालियों के बाद में एक दोहे का क्रम रखा गया है। चाहे इसी की पद्मावत हो चाहे चित्रावली हो, उसमें 7 के बाद में अर्धालियों का क्रम रखा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिए। बिसलदेव रासो के संदर्भ में असंगत है। मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा मिलती है, ये सत्य है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि मिलती है, ये सत्य नहीं है। अरुचि, इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है, तो ये सही है क्योंकि इसमें स्त्री जन्म का न दीनो नरेश और जन्म तारा घड़ई नरेश, रानी न सृजई रोजड़ी, मुझे रोजड़ी बना देते तो मैं वन खंड घूमती, और काली कोकिला बना देते तो मैं पेड़ों पर जगह जगह घूमती और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करती। इस प्रकार जो इसकी नायिका है वो सामंती जीवन के प्रति एक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हुए नजर आती है। मुझे जाट नहीं बना देते तो मैं अपने जाट के साथ में अपने पति परमेश्वर के साथ में खेती बाड़ी का काम करती और आनंद से जीवन जीती। कम से कम ये 4 दीवारी का जो जीवन है इससे तो मैं दूर रहती। वीर विवश और श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक हुआ नहीं हुआ साथी, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं भी कहते हैं कि जब रासो शब्द देखकर जब इसको पढ़ते हैं तो एक बात खटकती है
क्योंकि ये श्रृंगार की रचना है जिसमें नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण इसमें मिलता है। रूठ कर विदेश चले जाने का, उड़ीसा चले जाने का चित्रण इसमें मिलता है। फिसल देव रासों में प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति सरस है, तो ये सत्य है। तो विकल्प संख्या 3 है वो असंगत इसमें ठहरता है। अगला है आदिकालीन नाच साहित्य के संदर्भ में असंगत। असंगत का मतलब अपने को गलत विकल्प है उसको भिन्न निकालना है। इस साहित्य में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है, ये सही है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण, ये भी सत्य है। राव सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्ध की परंपरा में सर्वाधिक भिन्न माना, ये असंगत विकल्प है साथियों। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी, जो कुंडलिनी है, जागरण है, इत्यादि का चित्रण दिखाई देता है। तो विकल्प 3 है उसको आप असंगत कर लीजिए। दादू दयाल की रचनाओं पे अंग वधु नाम से किसने संकलित किया? तो साथियों इसका सही विकल्प रज्जब ने किया है। सामान्य सा प्रश्न है, संत दास और जगत दास ने हरडे वाणी का किया है, इसका आप ध्यान रखिए। इसका जो विकल्प है विकल्प संख्या 1 है वो रज्जब है। निम्नलिखित में सुमेलिखित ने निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय सही। हित हरिवंश ये वल्लभ संप्रदाय है, तो ये वल्लभ संप्रदाय नहीं है साथियों, इसकी जगह राधा वल्लभ संप्रदाय होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करते हैं और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना या संस्थापक या इसके आचार्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी का नाम भी जुड़ता है। मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय। तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए साथियों, ये विकल्प आप सही कीजिए। साथियों इसमें समझने योग्य बात है, जो मध्वाचार्य है उन्होंने द्वैतवाद द्वैतवाद का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा ब्रह्म और जीव है पूर्णतः वो भिन्न है। ब्रह्म है और जीव है वो पूर्णतः भिन्न है, अर्थात आत्मा और परमात्मा को पूर्णतः भिन्न बताया। निम्बकाचार्य जो है उन्होंने द्वैतवाद, अर्थात द्वैत भी है अद्वैत भी है। ब्रह्म विशिष्ट है और जीव सामान्य है, क्योंकि इसमें खूब सारी न्यूनताएं पाई जाती है। जो जीव है वो माया के आवरण से ग्रस्त रहता है, इसीलिए वो द्वैत वहां पर द्वैत है वो प्रकट हो जाता है। अद्वैत इसीलिए है क्योंकि ब्रह्म द्वारा ही जीव और जगत की रचना की गई और ब्रह्म के भीतर ही जीव अंतर्भूत हो जाता है भविष्य में। यह है सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, यह आप स्पष्ट कर सकते हैं। शुद्धाद्वैतवाद आता है वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। शुद्धाद्वैतवाद का मतलब होता है अद्वैत के अंदर माया, जो शंकराचार्य का जो अद्वैत है उसके अंतर्गत माया पर अपवित्रता का आरोप लगता है या इस जगत को मिथ्या बताया गया है। शुद्धाद्वैतवाद ने कहा है कि इस जगत की रचना ब्रह्म के द्वारा की गई, इसलिए जो जगत है वो जगत मिथ्या नहीं है, जगत है वो आनुषंगिक कड़ी है ब्रह्म की। तो इस प्रकार हम व्याख्या कर सकते हैं। अगला है दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में सम्मिलित नहीं है। जो मलुक दास है उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना थी और अलग से ये रचना करते हैं। जो आलसियों का जो मूल मंत्र है वो भी दिया था इन्होंने, एक काफी प्रसिद्ध बाकी सुंदरदास जगजीवन रज्जब प्रसिद्ध है इनकी। अगला है इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध बिल्कुल कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिकता पर आधारित है। पद्मावत के संदर्भ में ये जो टिप्पणी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पर एक टिप्पणी करते हैं कि पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अन्योक्ति समासोक्ति इसका भी विवाद चलता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको लौकिक अधिक मानते हैं, अलौकिक कम मानते हैं, क्योंकि इसमें जो दी गई विषय वस्तु उस पर अधिक दृष्टि जाती है, इसीलिए इसको लौकिक काव्य ठहराते हैं। इसको मतलब समासोक्ति अधिक कहते हैं शुक्ल जी। मीरा के संबंध में असंगत है, इन पर योगियों संतों वैष्णवों का भक्तों का प्रभाव सम्मिलित रूप से पड़ा, ये संगत है। इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी
वल्लभ कृष्ण है, सगुण इनके माने जाते हैं। इनमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि का सम्मिश्र पाया जाता है। इनकी भक्ति मुख्यतः देने और माधुर्य भाव की। अब साथियों, इस प्रश्न के अंदर इन दो विकल्पों को लेकर विद्यार्थी पसोपेश में है कि क्या विकल्प इसका सही रहेगा। साथियों, डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 222 है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। 222 के पृष्ठ संख्या पर आप अच्छे से देख लीजिए। वहां पर स्पष्टता लिखा गया है कि देने और माधुर्य भाव, जो मीरा के देने और माधुर्य भाव दोनों आपस में घुल मिल गए हैं। तो एक तो बात स्पष्ट है कि देने शब्द और माधुर्य भाव दोनों शब्दों का उपयोग है, वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिलता है। और पृष्ठ संख्या आप चाहे तो 222 पर आराम से देख सकते हैं। पहला विषय। दूसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जहां माधुर्य भाव होता है वहां पर रहस्यात्मकता का उद्भव होना स्वाभाविक है, और ऐसी चर्चा हम पहले वाले प्रश्नों में कर आए हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्ल जी है वो रहस्यात्मकता देखते हैं। अब चूंकि रहस्यात्मकता देखते हैं तो एक प्रभाव यह है, जब रहस्यात्मकता है तो कहीं ना कहीं जो निर्गुण भक्ति भी इनमें प्रदर्शित होती है, पहली बात। दूसरा है, अब इनमें देखते हैं योगियों का प्रभाव है, इनमें योगियों का प्रभाव दिखाई देता है। संतों का प्रभाव रेदास है। वैष्णवों का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जीव गोस्वामी की भेंट इनसे हुई है, तो कहीं ना कहीं वैष्णवों का प्रभाव है इन पर। साथ ही साथ जो संत है, संत के अंतर्गत रेदास के संदर्भ में हम अच्छे से विदित है। तो जब इन तीनों का प्रभाव पड़ रहा है तो इसका आशय है कि संत रेदास होने से इनके ऊपर निर्गुण का प्रभाव भी दिखाई देता है। इनके जो गोपी कृष्ण है, कहीं ना कहीं निर्गुण भाव दिखाई देता है। अब इस उत्तर की प्रतिपुष्टि एक अलग प्रकार से और कर सकते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, उस हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक के अंदर प्रश्न संख्या 113 अगर मुझे जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट कहते हैं कि इन पर योगियों, इन पर वैष्णवों का, संतों का इत्यादि का प्रभाव रहा, इसीलिए इनके अंदर सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्ति देखने को मिलती। हालांकि बहुत सारे विद्वान स्पष्टतः इसको खंडन करते हैं। जो मीरा की जो पदावली है उसके अंतर्गत एक शब्द आता है जोगी जा, जोगी जोगी, तो इस दृष्टिकोण से भी निर्गुण भक्ति से इसको जोड़ते। और एक है, अपने उत्तर को सबसे अधिक हम पुष्टि प्रदान कर सकते हैं, यहां लिखा हुआ है केवल शब्द। अब केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण, तो ये केवल शब्द है अपने आप में एक संदेह को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि परीक्षक को लगाना होता था इनके आराध्य सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण लिख दिया था, केवल लिखे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्पष्ट रूप से इस उत्तर को असंगत बनाने का प्रयास किया है। तो ये हालांकि थोड़ा सा विवाद है, पर इसमें निर्विवाद आप रहिए, इसका जो विकल्प है ये विकल्प दो ही असंगत ठहरता है। और देने और माधुरी को गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ 222 पर संतों का प्रभाव है, वेदास है, वैष्णवों का प्रभाव है, जीव गोस्वामी है, साथ ही जनश्रुति प्रसिद्ध है जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी से भी इनका संवाद होता है। तो कहीं ना कहीं संत और वैष्णवों का प्रभाव है। जोगी जोगी शब्द करते हैं, इसीलिए जोगियों का प्रभाव भी है, और सत्संग में रहा करते थे, और इनके दादाजी खुद भी वैष्णव थे। इस दृष्टिकोण से ये विकल्प सही है, और ये विकल्प सही है। ब्रज, राजस्थानी, गुजराती का सम्मिश्रण में पाया जाता है, केवल शब्द होने से ये विकल्प अलग निकल जाएगा। साथियों, आप इसमें बेझिझक, निश्चिंत और निर्विघ्न होकर आराम से विकल्प दो आप सही कीजिए। और प्रमाण मैंने दिए 222 इसमें है, जो नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में देख सकते हैं, आराम से पढ़िए उसमें। और द्विवेदी जी की पुस्तक है, द्विवेदी जी की पुस्तक के अंतर्गत आप चाहे तो इसको देख सकते हैं 113 पर, जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं वहां देख सकते हैं। आगे है विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैविध्यपूर्ण अंश है, ये सभी आप पता है आपको, ये इसमें भ्रमर गीत है। अगला है नंददास की रस मंजरी, ये थोड़ा सा विकल्प में त्रुटि है। रस मंजरी पर किसका प्रभाव, तो साथियों ध्यान रखिए, भानुदत्त की रस मंजरी, नाम से स्पष्ट, इसको याद करने का तरीका भी मैंने शायद जब कक्षा ली थी तब बताया था। नंददास की रस मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। जो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वो प्रश्न है
निम्नलिखित में से अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार निरूपक ग्रंथ ललित ललाम और रसराज, ये दो ग्रंथ लिखे गए हैं मतीराम के द्वारा। तो मतीराम का जो ये अलंकार है, ये अलंकार ग्रंथ है साथियों। अब इसमें एक शब्द आ रहा है सुधा निधि। ये सुधा निधि साथियों सर्वांग निरूपक सर्वांग रस निरूपक ग्रंथ है। और ये जो है तोष निधि का छंद वर्णव पिंगल है, ये भिखारी दास का छंद से संबंधित है। वृत्त विचार ये सुखदेव मिश्र का है, जिसमें छंदों से संबंधित चित्रण मिलता है। इसमें छंद का चित्रण है और सर्वरस का चित्रण है इसमें। और ये तोष का है, ये भिखारी दास है, इसमें आप ध्यान रखिए। और ये अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। तो अलंकार निरूपक ग्रंथ आप इसको सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या है साथियों 35 है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है। अब ये सामान्य सा एक प्रश्न है जो दिए जाते हैं परीक्षा में। बिहारी सरसाई के संदर्भ में ऐसा शुक्ल कहते हैं। आगे है आचार्य केशव ने शिक्षा के लिए, शिक्षा कवि प्रिय स्पष्ट है साथियों, राज नर्तकी है, प्रवीण है, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए लिखवाया था, लिखा गया है कवि प्रिय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। आगे कवि सुख कवि रिझई तो कविताएं नहीं तो राधा का नहीं सुमरिनों का बहानो है, ये कटाक्ष की है। अगर आगे की कवि रिझ जाए तो ये कविता है, नहीं तो राधा और कृष्ण की का सुमिरन याद करने के लिए ये पद्य बनाए गए, ये कटाक्ष है। और ये भिखारी दास का काफी प्रसिद्ध है और काफी बार ये परीक्षा में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिए साथियों। प्रश्न संख्या 38 है। विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग को जाज जहात है जाकू कछु ले सो ले, ये संदर्भ साथियों किसके संदर्भ में कहा है? तो ये सूरदास के संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। सूर के ऐसे कहीं की ज्ञात है तनिक भगवंत लीला वचन करी, ये काफी प्रसिद्ध पंक्तियां है, शुरू से ही चली आ रही प्रसिद्ध पंक्तियां। बुद्धि के बाद में भारत का सबसे बड़ा लोकनायक, तो इसमें जो ये विकल्प इस प्रकार के दिए गए हैं, स्पष्ट है ग्रेसन अलग निकल रहा है। नाबादास इनको कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है, अनुप्रास के बादशाह है, रूपकों के बादशाह है, बहुत सारे इनको इन पर टीकाएं लिखी गई। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास की यहाँ दिखाई देती है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ऐसा कहते हैं, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है वो ऐसा कहते हैं। हाँ तो अगला प्रश्न है हिंदी रीति काव्य में रीति शब्द का प्रयोग नैतिक उपदेश के लिए असंगत है, काव्य शास्त्रीय नियम आधारित विशिष्ट रचना पद्धति। यद्यपि इसमें थोड़ा सा ये है कि जो काव्य शास्त्रीय जो रीति सिद्धांत है उस विशिष्ट पद रचना रीति अस्ति, पर डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में कुछ हद तक इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग में आती। वैसे रीति शब्द है अर्थात ऐसी प्रणाली या पद्धति विशेष जिसके अंतर्गत विशेष लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, पर ये सन्निकट उत्तर सबसे अच्छा यही दिख रहा। साहित्य शास्त्रीय परंपराओं के प्रति रचना पद्धति हो गई, उदासीन नहीं आएगा इसमें साथियों। सामाजिक विधि विधान आधारित रचना पद्धति ये गलत है, तो विकल्प संगत यही ठहरता और यही सही है, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित विशिष्ट पद्धति। राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। स्वामी रामानंद है, ईश्वरदास, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ही सम्मिलित नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल एक दो का कॉल भी आया तो कह रहे थे कि सर की रामानंद नहीं है। रामानंद क्यों नहीं है? जब उनके 12 शिष्य हैं, उनमें सगुण शिष्य भी है, निर्गुण शिष्य भी है, तो फिर आपको द्वंद्व पालने की कदापि आवश्यकता नहीं है। अपने उत्तर को आप संगत नहीं बना सकते। अब विद्यार्थी की रहती भी है कि मेरा उत्तर सही होगा, इस वजह से कभी कभी वो अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए ऐसे मनगढ़ंत चीजें भी चर्चा संवाद में ले आते हैं। स्वामी हरिदास जी है तो ये स्पष्टता दिख रहा है कृष्ण काव्य से संबंधित है। और स्वामी रामानंद है वो सगुण और निर्गुण के संदर्भ में आरती कीजिए हनुमान लल्ला की स्पष्ट लिखा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है साथियों, आप डॉक्टर नगेंद्र की इतिहास ग्रंथ उठाइए और उसमें बहुत सारी ये भी कह राम शक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो राम शक्ति शाखा लिखा हुआ है। और फिर सबसे पहले जो चित्रण मिलता है वो मिलता है अपने, मैंने शायद पृष्ठ संख्या भी लिखने का प्रयास किया, 174 पृष्ठ संख्या पर आप देख सकते हैं, जहां पर स्पष्ट है रामानंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है राम भक्ति काव्य, और फिर बाद में सबसे पहले है रामानंद का उल्लेख है। तो आप स्पष्टता इस दृष्टिकोण से निश्चिंत रहिए, इसका जो विकल्प है स्वामी हरिदास जी अलग निकलेगा। अगला है अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षण अधम व्यंजना सरस विषय उल्टी कहत नरवीन। ये स्पष्टता है, काफी दिनों से ये घूम फिर के ये तथ्य आ रहे हैं, देव उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों रीति मुक्त काव्य की विशेष, ये इसका विकल्प एक सही कर लीजिए। रीति
हाँ साथियों, स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज अभी संचालित है और पूर्णतः मूल पुस्तकों पर आधारित है, जिसमें खूब सारे विश्लेषणात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। 10 नवंबर से लेकर 10 फरवरी के मध्य है। इसमें 2 टेस्ट आयोजित हो चुके हैं और 17 नवंबर का टेस्ट अभी कल परसों इसका अपलोड किया गया। तो आप आराम से नियमित रूप से अपनी प्रक्रियाएं करके, जो विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, जिनको लगता है कि अभी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये जो बढ़ती प्रक्रिया निकली हुई, इसकी आप तैयारी को धार दे सकते हैं। मानस पाठशाला ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा किया हुआ, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। सबसे पहले वक्रता, वक्रता यानी टेढ़ी बातें, व्यंजनात्मक, व्यंग्यात्मकता, ध्वनि काव्य, तो ये विशेषता है। ये विशेषता है साथियों, ये विशेषता स्पष्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र साहब कहते हैं कि जो घनानंद है, उन्होंने वज्र एवं ऋजु शैली दोनों शैलियों का प्रयोग किया। निर्वैयक्तिकता नहीं है, भाव की वैयक्तिकता है, निर्वैयक्तिकता नहीं है। यहाँ होगी साथियों भाव की वैयक्तिकता, भाव की वैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता नहीं है। रहस्यात्मकता है, भावात्मकता है, स्पष्टता उसमें लिखी गई। 4-5 विशेषताओं को लेख है, मैंने विद्यार्थियों को नोट्स दे रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, सब जगह चीजें ये मिल जाएगी। स्पष्टता, वक्रता, ये विशेषताएं मैंने लिखवाई थी घनानंद के संदर्भ में। तो निर्वैयक्तिकता है, ये अलग से निकल जाएगी, विशेषता नहीं है। अगला है भूषण की कवि वर्तन संबंधी एक अविचलित सत्य है। किसी रचनावी जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काफी प्रसिद्ध कथन है, जो भूषण के संदर्भ में उल्लेखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भूषण। हो सकता है साथियों आप देख लीजिए, कभी हो सकता है मैं बोल अलग रहा हूँ, टिक अलग रख रहा हूँ, इसीलिए बार बार मैं जांच करने का कार्य कर लेता हूँ बीच में। रीतिकाल में नायक नायिका के भेद का ग्रंथ लिखने वाले नायक नायिका भेद पर आधारित, नायक और नायिका भेद पर आधारित दो बार एक ही विकल्प वाले प्रश्न बने हैं, जिससे भानुदत्त का रस मंजरी अलग निकल जाएगा। अभय दीक्षित का कुवलयानंद हो, चाहे काव्य प्रकाश हो, चाहे चंद्रालोक है, स्पष्टता डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में दिया हुआ है। ये अलंकार ग्रंथ है साथियों, अलंकार ग्रंथ है, इसलिए आप निश्चिंत एवं निर्विघ्न रहे। इसका जो सही विकल्प है वो भानुदत्त की रस मंजरी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है, उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में असंगत क्या है? उच्च वर्ग, श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने गद्य लेखन में प्रोत्साहन मिला था। और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास के अंतर्गत आप प्रारंभ के अंदर स्पष्टता दिया हुआ है कि गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। सोचने की आवश्यकता है। नई अर्थव्यवस्था लागू ने शहरों और गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पूरी तरह से टूटा नहीं साथियों, जुड़ गया है। ये असंगत विकल्प है, ध्यान रखिए। और असंगति इसमें पूछा गया है। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया और शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन हुआ। तो इसका विकल्प संख्या 3 अलग निकल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र से इसी प्रकार से उद्धृत है। प्रश्न संख्या मैं लिखना भूल गया हूँ, पर आप देख सकते हैं जब आधुनिक काल का प्रारंभ करते हैं तो वहां पर पंक्तियां ऐसे कैसे ये चिन्हित मिल जाएगी आपको। तो प्रश्न संख्या जो विकल्प संख्या टूट गया नहीं, संपर्क जुड़ गया, इस प्रकार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे अधिक चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार, चटकीली मटकीली ये शब्द है, मुहावरेदार इस प्रकार उर्दू शब्दावली दिखाई देती है, इससे आप जोड़ सकते हो। इसके ईसा अल्लाह खा इसका विकल्प है। जो पंडित सदाशुल्क नियाज, इनकी जो पंडिताई से युक्त बोली है, लल्लूलाल सदल मिश्र इत्यादि में ब्रज और पूर्वी बोली इत्यादि का प्रभाव भी देखते हैं। तो ये विकल्प हो गया। 47 प्रश्न हो चुका है साथियों। 48वां प्रश्न निकालते हैं। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। इसके काव्य में प्रेम की विषाद में फारसी काव्य की परंपरा के अनुकूल फारसी का इन पर प्रभाव दिखाई देता है। जो विरह अनुभूति है, ये पूर्णतः साथियों फारसी छवि से उद्धृत है। जो विरह वेदना का इन्होंने चित्रण किया, ये फारसी का ही प्रभाव है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में स्पष्टता लिखा गया, मोटे मोटे अक्षरों के अंदर आप देख सकते हैं। उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण है लाक्षणिक, भाषा की लाक्षणिकता इनमें पाई जाती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि मुहावरों का प्रयोग नहीं किया। जब लाक्षणिकता उनकी भाषा में है तो मुहावरे स्वाभाविक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुहावरे शब्द ही चाहिए, तो नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत मैंने मुहावरे आपको कहाँ मिलेंगे, इसके अंदर पृष्ठ संख्या 340 देख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 340 पर आप देखिए, वहां स्पष्टतः घनानंद ने मुहावरों का उपयोग किया, ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है साथियों कि उनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है। यहाँ पर विद्यार्थियों ने गड़बड़ की है। ऐसा लगता है कि घनानंद बड़े कवि है, इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार नहीं होगा। विस्तार है, ये संगत विकल्प होगा।
और इसी के आधार पर फारसी या फिर मुहावरे, इन दोनों में से अधिकांश ने विद्यार्थियों ने गलत किया। जो मेरे पास ये प्रश्न पत्र है उसमें भी मुहावरों का उपयोग वाले विकल्प को इसको संगत लगा रखा है, यानी ये गलत, इसको गलत बताया हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें वर्ण्य विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार नहीं मिलता है। ऐसे की ऐसी पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र के अंदर 334 पर, आप देखिए साथी, नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 334 पर आप देखिए, स्पष्टता आपको मिल जाएगी कि जो वर्ण्य विषय उसमें पर्याप्त विविधता और विस्तार नहीं है, साफ लिखा हुआ है। ये जो विकल्प है विकल्प स्वतः असंगत है, क्योंकि इसमें पर्याप्त विविधता और विस्तार नहीं है। फारसी का प्रभाव मिलता है, लाक्षणिकता इनमें मिलती है, मुहावरों का प्रयोग इनमें मिलता है, विविधता और विस्तार नहीं मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। सब जगह ये घूम फिर के ये चीजें आई जाती है कि अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं है साथियों, सफल नहीं है, ये आएगा विकल्प। बाकी इसमें चेतना दिखाई देती है, काव्यत्व है, इसमें काव्यत्व की दृष्टि से श्रेष्ठ कवि है, संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति इसमें दिखाई देती है। कुल मिला के ये पूर्णतः सफल है, ये असंगत विकल्प हो जाएगा। अगला है नाटक और नाटककार के युग्म की दृष्टि से। मरजीवा है वो मुद्रा राक्षस, वामाचार हमीदुल्ला, रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल, खूब सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं। बकरी है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो वामाचार है साथियों ये हमीदुल्ला का नहीं है, कि रमेश बख्शी का है साथियों, रमेश बख्शी, बख्शी का ये, रमेश बख्शी का ये प्रसिद्ध नाटक है साथियों। मरजीवा हो, तिलचट्टा हो, योर्स पुली है, मुद्रा राक्षस के अनेक कवि है। जो उलझी हुई आकृति है इनके हमीदुल्ला के प्रसिद्ध नाटक है साथियों, ध्यान रखिए। रमेश बख्शी का है ये वामाचार, ये असंगत, तो विकल्प 2 असम्मिलित हो जाएगा, बाकी सभी इसमें सही विकल्प है। अगला है हिंदी नवजागरण की दृष्टि से भारतीय हिंदी साहित्य के परिवेश पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से असंगत। अब समझिए आप, हिंदी नवजागरण, हिंदी में नवजागरण नई जागृति आ रही है। रटे रटाए विषय अब दूर हो चुके हैं, अब नई चेतना आ गई है, नव जागरण आ गया। नव जागरण के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना जुड़ी है, समाज की दुर्दशाओं का चित्रण हो रहा है, समाज में जो आम आदमी है, आम समस्या है, उनका चित्रण होने लग गया है, हास्य और व्यंग्य इनकी भी प्रधानता होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं जो नव जागरण है उससे एक तो सामाजिक चेतना ही है, सामाजिक दुर्दशा है उनका चित्रण हुआ, और राष्ट्रीयता की भावना ही है। तो हिंदी नवजागरण से परिवेश पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा? प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण ये पहले से चला आ रहा, भक्ति पहले से चली आ रही, नीति पहले से चली आ रही, तो इसको ग्रहण किया, ये कोई मुझे संगत विकल्प नहीं ठहरता। भारतेंदु ने जातीय संगीत लोकगीत शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना की है, ये भी सही है। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। साथियों इसमें भी एक भ्रम है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे कि अंग्रेजी अध्ययन से तो गड़बड़ हुई, पर आप देखिए साथियों, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रानाडे हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, राजा राममोहन राय हो इत्यादि, सभी अंग्रेजी विषय में दक्ष थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, और फिर बाद में हिंदी में उसको रूपायित करने का प्रयास किया। और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत आपको ये विषय वस्तु मिल जाएगी कि क्या प्रभाव इसका पड़ा है। तो स्पष्टतः वहां दिखा गया है, यद्यपि अंग्रेजी पढ़ने से, अंग्रेजी जो विषय प्रारंभ किया था इसका प्रमुख उद्देश्य था मैकाले की शिक्षा पद्धति का, वो था कि बाबुओं का निर्माण करना। फिर भी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती इत्यादि का प्रभाव पड़ा और उससे एक उचित वातावरण बनाई, ऐसी बात नहीं। विषय चयन की दृष्टि से व्यापकता और विविधता आई है, तो विकल्प 1 है, वो मेरे दृष्टिकोण से 100% यही विकल्प होगा, क्योंकि ये चले आ रहे विषय है। अगला है साथियों, चाहे तो आप इसके लिए नगेंद्र और बच्चन सिंह के जो आधुनिक काल को जो प्रारंभ करते हैं उसमें प्राकथन दे रखा, भूमिका दे रखा, वो आप पढ़ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ बढ़ाने वाले कवियों में साथियों किसको स्थान नहीं दिया है? इशक अल्लाह खां, सदल मिश्र है, सदा सुखलाल नियाज है, लल्लू लाल है, इनका चित्रण करते हैं, परंतु ये जो सद्दाराम फिलोरी इसका चित्रण नहीं करते, तो ये विकल्प असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित में जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति हानुस भीष्म साहनी के है, और कोणार्क है, जगदीश चंद्र माथुर का आलमगीर है, ये नहीं है साथियों, कोणार्क है इसका सही विकल्प। जो कोणार्क है वो जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध कृति है। तो
ये जो हनुस और जो आलमगीर है ये दोनों ही भीष्म साहनी के साथी हैं। भीष्म साहनी। तो कोणार्क ये संगत विकल्प है। अगला आगे बढ़ते हैं, कारवा एकांकी, ये प्रसिद्ध एकांकी है जो उपेंद्र जो भुवनेश्वर प्रसाद की जो प्रसिद्ध एकांकी है कारवा है, ये भुवनेश्वर प्रसाद की। साथियों कारवा एकांकी संग्रह में सबसे पहले रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ। साथियों ये उपेंद्र नाथ की प्रसिद्ध एकांकी, आप ध्यान रखिए जो कारवा एकांकी किसकी है, ये उपेंद्र नाथ अस्क की प्रसिद्ध एकांकी है। साथियों कारवा एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क की एक प्रसिद्ध एकांकी है साथियों। साथियों मुझे इसमें थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति लग रही थी कि ये भुवनेश्वर प्रसाद है, इसमें आप ध्यान रखिए, पता नहीं से त्रुटि कैसे हो गई है। जो भुवनेश्वर है, जो भुवनेश्वर के द्वारा है, ये जो कारवा एकांकी संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, तो कारवा के रचनाकार है वो भुवनेश्वर है। दरअसल गड़बड़ इसलिए हुई है कि प्रश्न पत्र में मैंने भुवनेश्वर का चिन्ह लगा रखा और लिख रखा उपेंद्र नाथ अस्क, इसलिए गड़बड़ हुई, ऐसा नहीं है। इसमें आप स्पष्ट कीजिए कि जो इसकी जो कारवा एकांकी है, इस कारवा एकांकी की जो रचयिता है वो कारवा, श्यामा, उसर आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये गड़बड़ क्या है कि इसलिए हुई क्योंकि मैंने चिन्ह तो लगा रखा है भुवनेश्वर प्रसाद और उपेंद्र नाथ अस्क का नाम लिख दिया था इस प्रश्न पत्र पर, इसीलिए ये गड़बड़ हुई है। स्पष्टता है, काफी प्रसिद्ध रचना है पर हो जाती है कभी कभी दुर्मित वाली स्थितियां। आगे प्रश्न देखिए साथियों, बकलम खुद है, जो बकलम खुद है ये किसके निबंध संग्रह है, किसका है, ये तो नामवर सिंह का प्रसिद्ध संग्रह है, इसमें कोई मीनमेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, द्विवेदी कालीन भावनात्मक निबंध कारों के नाम। तो अध्यापक पूर्ण सिंह आ जाएगा इसमें। द्विवेदी युगीन भावनात्मक निबंधों में प्रमुख रूप से स्थान किसका है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह। ये भाव परक निबंध लिखते हैं। जो बाबू गुलाब राय ये वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं, वर्णनात्मक निबंध है। श्याम सुंदर दास हो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका विचार प्रधान निबंध है। साथियों ध्यान रखिए विचार प्रधान है, तो इसमें आ जाएगा विकल्प द्विवेदी काल के अंतर्गत आ जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह भावपरक, अध्यापक पूर्ण सिंह भावपरक। अगला विकल्प, अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या जो 57 है कि सरल सा ये प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो मनमथ नाथ, इलाचंद जोशी, देवराज, जैनेन्द्र, तो इसमें मनमथ नाथ अलग से निकल रहा है, तो ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है। उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से ध्रुक रशीद लाल है, राधा कृष्ण नहीं, लज्जाराम मेहता है, इसमें ध्यान रखिए लज्जाराम में, इसमें लज्जाराम मेहता है, ध्रुक रशीद लाल। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है साथियों, ये भी असंगत विकल्प है। साथियों नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का, नामदास का पोता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, काफी बार पढ़ चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये अनामदास का पोता है। तो अब इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 3 है, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से संगत विकल्प है। आत्मकथा विधा की रचना नहीं, केवल आत्मकथा कौन सी नहीं ये देखना। सराचर रहस्य में रामदास मिश्र की सही है, छूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि सही है, अनल पाकी अंकित नरवाल ये जीवनी है साथियों, जीवनी। साथियों ध्यान रखिए ये जीवनी और अन्य से अनन्या तक है, ये प्रभा खेतान के प्रसिद्ध जो ये है अपने अन्य से अनन्या प्रभा खेतान के प्रसिद्ध ये आत्मकथा और जीवनी है, नामवर सिंह के, ध्यान रखिए नामवर सिंह, नामवर सिंह की प्रसिद्ध जी ये आत्मकथा है। तो साथियों आत्मकथा में समय सहचर, जूटन और अन्य से अनन्या ये है, अनल पाकी है, अंकित नरवाल की ये जीवनी है, ये आत्मकथा नहीं है। अगला विकल्प है निम्न में से असंगत विकल्प है, आप उद्री रमण की गुप्ता सही है, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि ये असंगत है क्योंकि ये सूरजपाल द्वारा लिखित है, सूरजपाल द्वारा लिखित है, ये विकल्प संगत नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर है और गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा है, तो तिरस्कृत 60 का जो विकल्प संख्या 2 है ये सही है साथियों।
असंगत विकल्प इसका ये होगा विकल्प संख्या 2। अगला है कवि और काव्य रचना की दृष्टि से केदारनाथ अग्रवाल युग के गंगा अपूर्वा सही है, अज्ञेय का साधन मुद्रा और आंगन के पार द्वार सही, गिरजा कुमार वातिर का मंजिर और शिला पंख चमकीले नागार्जुन का उस जनपद का कवि हूँ। तो मैं सोचता हूँ यह संगत विकल्प, ये त्रिलोचन की रचनाएं है, ध्यान रखिए ये त्रिलोचन की रचनाएं हैं, दोनों रचनाएं त्रिलोचन की है। तो विकल्प संख्या 4 है वो असंगत ठहरता है। विकल्प संख्या 4 वो असंगत ठहरता है। छायावादी काव्य के संदर्भ में संगत विकल्प है विदेशी दासता के प्रति विद्रोह का स्वर दिखाई देता है, विषय भाव भाषा छंद इत्यादि की दृष्टि से प्रतिष्ठा दिखाई देती है, काव्य में मूल्य की अभिव्यक्ति व्यापक मान्य स्तर पर नहीं हुई। यह संगत विकल्प नहीं आने से वो सारे विकल्प तो नहीं है, इसके आधार पर कर सकते हैं। इस युग में द्विवेदी कालीन की स्थूलता है उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। तो विकल्प संख्या 3 आप सही कर लीजिए। इस पर जो मूल्य की अभिव्यक्ति व्यापक स्तर पर नहीं भी है साथियों, ये असंगत विकल्प है क्योंकि मानवीय मूल्य है व्यापक स्तर पर इस पर अभिव्यंजित हुए हैं। प्रश्न संख्या छायावादी काव्य के अंतर्गत किस काव्य में यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक रचना अग्रसर होने लगी? तो इसका सही विकल्प प्रगतिवाद, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है? कोण नारायण की आत्मजयी कठोपनिषद सही है, आत्महत्या की विरोध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है साथियों, रघुवीर सहाय सीधा सा हिसाब है, इसमें यहाँ ही गड़बड़ हो रखी है, रघुवीर सहाय है इसकी। और जीवन के साथ में साहित्यिक क्षेत्र में जो आत्महत्याएं होती है, बीटनको इत्यादि का चित्रण इसमें मिलता है। भवानी प्रसाद का कीत फरोश ये सही है, नरेश मेहता का सही की एक रात ये सही है। तो विकल्प संख्या 2 है, इसमें असंगत ठहरता है। आगे है विभावादि के साधारणीकरण के सिद्धांत के अंदर भावकत्व, भावकत्व यानी भट्ट नायक साथी। भट्ट शंकु के आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त है ये अभिव्यक्तिवाद, भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट का आरोपवाद एवं उत्पत्तिवाद है साथियों। शंकु का अनुमतिवाद है। तो 2 प्रश्न आ गए, एक तो अनुमतिवाद का शंकु का पहले ही हम करके आए हैं, और भट्ट लोलट का अनुमति आरोपवाद एवं उत्पत्तिवाद सही विकल्प इसका उत्तर निकलता है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्ट नायक का भावकत्व, भोजकत्व और अभिधा, 3 प्रकार की शब्दों का उपयोग करते हैं। तो भट्ट नायक हो जाएगा। 65 प्रश्न संख्या 66 में निकालता हूं साथियों। काव्य हेतु के संदर्भ में प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता, साथियों शक्ति निपुणता शब्द मम्मट ने उपयोग में लिया इसलिए यह असंगत है। शक्ति निपुणता शब्द है व्युत्पत्ति के लिए काम में आता है, व्युत्पत्ति के लिए, और ये शब्द किसने उपयोग में लिया? मम्मट ने लिया, इसीलिए यही असंगत होता है। अभ्यास से परिपक्वता आती है, व्याकरण काव्य शास्त्र ध्यान से कृति को अधिक उपयोगी सुंदर गंभीर बनाया जा सकता है, व्युत्पत्ति कहते हैं, सही है। प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण और मूल आधार है, प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कवित्व शक्ति के रूप में है ये, इसको राजशेखर ने अपूर्व शक्ति के रूप में, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता भी कहा जाता है इसको। प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी है, जो नए नए प्रकार के विषयों को अभिव्यंजित करती है, वो प्रतिभा है। और व्युत्पत्ति के संदर्भ में आप साथियों सोचिए, अगर व्युत्पत्ति का अभ्यास नहीं होगा, व्युत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी नहीं होगी, तो मूर्ख और मूढ़ व्यक्ति वो रेगिस्तान में भी गेहूं की खेती कर सकता है। तो ये जो शक्ति निपुणता है ये मम्मट का प्रसिद्ध है। काव्य हेतु के संदर्भ में 1936 में प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन किसके प्रेमचंद के सानिध्य में लखनऊ के अंदर हुआ था साथियों, प्रेमचंद के सानिध्य में लखनऊ के अंतर्गत हुआ था। आगे है 68 है, किन्हें प्राकृत जन गुना सिर धुनी गिरा लगत पछिताना, तुलसीदास के मतलब अनुसार सरस्वती कब पछताने लगती? नहीं, प्राकृत जन गुण जन, जो मूढ़ व्यक्ति है उस मूढ़ व्यक्ति, इसके विकल्प देखते हैं। सांसारिक बुद्धि वाले लोग कविता सुनने लग जाए, प्राकृत भाषा में ईश्वर की कथा कही जाए, सांसारिक मनुष्य साधारण कविता गुणगान करता है, जब कवि सांसारिक मनुष्य को गुणगान करता है, जब व्यक्ति सांसारिक मनुष्य का गुणगान करने लग जाता है तो सरस्वती उसके निकट आ जाती है। तो सरस्वती है वो अपने सिर को भी पछताने के कारण, मतलब सिर को हिलाने लग जाती है, सिर से एक प्रकार नकार का भाव अभिव्यंजित करती है। तो किन्हें प्राकृत जन गुना, ऐसे प्राकृत अर्थात सांसारिक मनुष्य का गुणगान जब सरस्वती जब कवि करता है तो सरस्वती है वो अपने सिर को धुनने लग जाती है। विकल्प संख्या 4 है, ये संगत विकल्प है, कब पछताती है इसका। अगला हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सदगुरु के हथियार। हंसे न तो हंसती न बोलती, उन्मनी अवस्था है, ना तो हंसना ना बोलना, उन्मनी अवस्था, चंचल मेल्या मारी। कहे कबीर भीतर विद्या, जब भीतर विद्या का भाव जागृत हो गया सदगुरु की महिमा के कारण, तो उस स्थिति में ये स्थिति उन्मनी का सांकेतिक अर्थ नहीं है। अब आप ये ध्यान रखिए साथियों, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ये प्रश्न भी विवाद का विषय है विद्यार्थियों के लिए। इसमें उन्मनी का सांकेतिक अर्थ नहीं है,
कोई अभिधेय अर्थ नहीं पूछ रहा। उन्मनी अर्थात अपने घर में अपन, हाँ, हम जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम शोध विषाद से युक्त हो जाते हैं, तब बहुत सारे कहते हैं उन्मना कैसे हो रहा है, यानी बेचैन अवस्था, यानी अस्थिरता की अवस्था हो जाती है। पर ये अभिधेय है साथियों, अभिधेय में नहीं करना अपने को, इसमें अपने को सांकेतिक अर्थ की तरफ जाना है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सांकेतिक अर्थ नहीं है, हमें अभिधेय अर्थ में नहीं पढ़ना है। जो ये अर्थ आ रहा है ना, मन का अस्थिर हो जाना, ये अभिधेय अर्थ है, ये सांकेतिक अर्थ नहीं है। आत्म साक्षात्कार हो रहा है उसका, क्योंकि ना तो हंसती है ना बोलती, आत्म साक्षात्कार हो रहा है। मन का जो संकल्प और विकल्प है वो समाप्त हो रहा है। मन और प्राण तीनों एक, दोनों एक हो रहे हैं, और मन है वो अस्थिर हो जाना, इसका सही विकल्प है। बिल्कुल निश्चिंत और निर्विघ्न रखिए साथियों, सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण भी मैं दे देता हूं आपको, प्रमाण मैंने यही रखा था साथियों। जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली एक पुस्तक है जो अशोका प्रकाशन जो द्वारा आती है, उसके अंदर स्पष्टतः लिखा गया है। मैं थोड़ा पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आपका जो मन का संशय है वो पूर्णतः दूर हो जाए इसके संदर्भ में। साथियों, ये जो अशोका प्रकाशन की पुस्तक है, हाँ, इसमें स्पष्ट लिखा गया है उन्मनी का मतलब योग की उत्पन्न अवस्था। फिर लिखा गया है योग की उन्मन दशा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं चंचल वृत्तियों को समाप्त करने पर सतगुरु के बाण से नष्ट हो जाता है उन्मनी अवस्था, अर्थात हठ योग और राजयोग की सिद्धावस्था। हठ योग या राजयोग की सिद्धावस्था, एक पुस्तक में ऐसा लिखा। उन्मनी के लिए स्पष्टता लिखा है योग की उत्पन्न दशा। एक और पुस्तक है कॉलेज साहित्य प्रोफेसर के समय पढ़ी थी, मेरे पास थी, कबीर के संदर्भ में ही। इसमें स्पष्टता लिखा गया साथी, उन्मनी जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तथा मन और प्राण एकाकार हो जाते हैं। साथियों देखिए, मन और प्राण एकाकार हो जाते हैं जैसा पुस्तक में लिखा गया, ठीक है। आगे देखिए, उन्मनी ज्ञान की दशा। फिर आगे देखिए, उन्मनी एक हठ योग की अवस्था जिसमें मन स्थिर हो जाता है। उन्मनी के अंदर मन अस्थिर नहीं होता है, मन स्थिर हो जाता है। स्पष्ट लिखा गया है कि उन्मनी अवस्था के अंदर मन है वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद में स्पष्ट लिखा गया हंसे न बोले, मन का स्वाभाविक व्यापार समाप्त हो जाता है और शांति की अनुभूति होती है। फिर लिखा गया है इसमें कि चंचल वृत्तियां समाप्त हो जाती है और मन की संकल्पनात्मक और विकल्पनात्मक अवस्था है वो अवस्था मिट जाती है। स्पष्टतः उल्लेख किया गया है साथियों इसमें। परिणाम स्वरूप ना तो हंस पाता ना बोल पाता है। साथियों, थोड़ा तकनीकी कारणों से थोड़ा सा अंतराल सा उत्पन्न हुआ था, तो मैंने स्पष्टता साथियों इसके संदर्भ में आपको अवगत करा दिया है कि जो यहां पर उन्मनी शब्द का सांकेतिक अर्थ नहीं, ये अभिधेय अर्थ है साथियों। सांकेतिक अर्थ में ये तीनों ही विकल्प पुस्तक है उसमें स्पष्ट साफ लिखा गया, आत्म साक्षात्कार भी लिखा है, संकल्प और विकल्पात्मक की जो प्रवृत्ति है उसका समाप्त हो जाना और मन और प्राण का एक हो जाना। इसीलिए इसमें दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, ये अभिधेय अर्थ है, मन का अस्थिर हो जाना। इसीलिए इसको आप इसको सांकेतिक अर्थ नहीं, इस विकल्प को आप सही कर लीजिए। और ये अशोका प्रकाशन की पुस्तक है और एक और पुस्तक है उसके अंदर भी स्पष्ट लिखा गया। दोनों पुस्तकों में सारे विकल्प दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या, लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? प्रबल भाव, वेग, अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पद, महान और पुष्ट विचारों को धारण करने की सबसे अधिक जो महत्व प्रदान करते हैं, महान और पुष्ट विचारों को ये प्रदान करते हैं। या आप स्पष्ट सामान्य स्तर का प्रश्न है साथियों, इसमें कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं। और ओप कनी न कनु घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छवि पटलाज, उपयुक्त दो में कनी कनीनी कनु। अब इसमें स्पष्ट है, जो सरल से उत्तर प्रश्न विकल्प ऐसे दे दिए जिससे स्पष्ट है आंखों की पुतली है, ये आपको स्पष्टता दिख गया। थोड़ा सा विकल्प सन्निकट देते तो दिक्कत आती, किंतु इसमें आंख की पुतली अलग से निकल रहा है साफ ही, और ये अर्थ भी ये होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषय विचारों में असंगत है। जब तक भावी भाव से सीधा पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप नहीं मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा नहीं हो सकता। सत्य बात है, भाव में सीधा और पुराना लगाव रखने मूर्त और गोचर रूप काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित है। सही है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाने की कविता का अंतिम लक्ष्य है। कविता में मनुष्य के हृदय की स्वार्थ संबंधी संकुचित भावना से उठकर भाव भूमि पर पहुंचना। साथ ही सुख और आनंद प्रदान करना ही कविता का उद्देश्य नहीं है। कविता के उद्देश्य अनेक है। जन समुदाय का कल्याण करना, लोक मंगल इत्यादि कविता के मूल भाव में निहित है। तो मन को अनुरंजन करना, सुख और आनंद पहुंचाना एक कविता का अंतिम उद्देश्य नहीं है।
तो इसमें विकल्प संख्या 3 अलग निकल जाएगा। 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भ्रम में डाल रही थी, आज मुझे इसके संदर्भ में छिन्न भिन्न हो गया। नायिका किससे कह रही, तो ये संजय है साथियों। इसका विकल्प 73 में आप संजय कर लीजिए। अगला विकल्प है हिंदी भाषा बोलियों के संदर्भ में असंगत है। मगही बोली पर सीमांत रूप से बंगाली और उड़िया का प्रभाव सही। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती बोली जाने बुंदेली, बुंदेली का मागधी से निवास नहीं हुआ साथियों, शोर से नहीं अभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा, बिल्ली को नहीं रखा। अब ये अपने को याद भी नहीं है, पर यहाँ पर एक स्पष्टता दिख रहा है कि मागधी की जगह शोर से हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प ये असंगत है। खड़ी बोली का विकास शोर से नहीं से हुआ, इसे कोरवी भी कहा जाता, सही है। तो विकल्प संख्या 2 असंगत हो जाएगा। नागरी का सबसे बड़ा दोष है एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह है। लिपि चिन्हों का ध्वनि के अनुरूप है, हर्ष दीर्घ स्वर और वर्णमाला। साथियों एक ध्वनि के लिए अधिक स्वर कभी कभी अक्सर उपयोग में आते हैं, चिन्ह है, उसमें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आप नंद बिहारी में पृथ्वी का परिश्रम करने वाली आप और मैं, आप अर्थात अरुण और मैं अर्थात मधुलिका। तो अरुण और मधुलिका इसका विकल्प हो जाएगा। और उसके बाद में अक्षोहिणी साथियों, अक्षोहिणी के अंतर्गत ये अपने गुण संधि अक्षधन उहिनी, ये जो इसका सही है साथियों अक्षधन उहिनी, ये विकल्प सही हो जाता है। ये अपवाद स्वरूप है अक्षधन उहिनी, ऐसा लगता है वृद्धि संधि है, पर इसमें अक्षधन उहिनी ओहिनी और ये ओहिणी है, ये असंगत विकल्प होंगे साथियों। ये अपवाद है वृद्धि संधि का, तो इसमें विकल्प संख्या 3 है, आप उसको सही कर लीजिए। विकल्प संख्या 3 उहिनी। किस सामासिक पद में सही विग्रह नहीं हुआ? पराधीन, पर के अधीन, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, दुरागत, दूर से आगत, रण में विमुख, रण से विमुख। रण में विमुख नहीं होता, रण से विमुख, रण से दूर जा रहा है कहीं, इसीलिए रण से विमुख हो जाएगा। तो विकल्प संख्या 4 इसमें अलग से ही निकल रहा है, ये गलत है साथियों। इसके बाद में साथियों प्रश्न संख्या 79 है। 79 के अंतर्गत आता है प्र उपसर्ग से प्रतिधन उपकार। तो यहाँ स्पष्टता लिख रहा है, ये शब्द नहीं, प्रधन ख्यात, प्रधन भू, प्रधन स्थान, तो प्रतिधन, यहाँ प्रति उपसर्ग आ रहा है, ये सरल सा ही उपसर्ग है, तो ये असंगत हो जाएगा। आगे है प्रत्येक योग से बना विशेषण शब्द, सौंदर्य, कुलीन, बचपन, मानवता। ये जो मानवता है, चाहे बचपन है, चाहे सौंदर्य, ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि कुलीन है, कुलीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, इस प्रकार इसमें कुलधन ईन। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 2। विशेषण प्रत्येक योग से बनाई विशेषण कुलीन व्यक्ति, स्पष्टता बोलचाल से आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ भाव, बचपन, बचपना, मानवता, सौंदर्य, ये भाव दिखाई दे रहा है, तो कुलीन है साथियों इसके अंतर्गत। अगला है कि परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। परिधन आप, परिधन कर्मा, प्रतिधन अक्ष, परिधि, ये इसमें भी वापस वही आ गया साथ, प्रतिधन अक्ष है, यण संधि, प्रति उपसर्ग से, परि उपसर्ग से निर्मित नहीं। तो विकल्प संख्या 3 इसमें अलग निकल जाएगा। अब साथियों अगला है कि किस विकल्प में विलोम शब्द संगत, उपेक्षा, अंबर, ये अलग असंगत, अपेक्षा, उपेक्षा, अज्ञ और विज्ञ, ईश्वर और निरीश्वर या अनीश्वर हो जाता है, अथ और इति होता है। तो यहाँ पर ये विकल्प संख्या 2 विलोम शब्द स्पष्टता दिखा गया, बाकी और में तो देखते ही स्वतः ही ध्यान पड़ रहा है, तो विकल्प संख्या आप 2 कर लीजिए। इसके बाद में अगला विकल्प है साथियों कि सेंधववाजी घोटव किसके पर्यायवाची है? तो सेंधववाजी घोटव ये सभी अश्व अर्थात घोड़े के पर्यायवाची है, तो इसको आप सही लगा लीजिए। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है अहंकारी है, श्रद्धेय है, भारी है। गुच्छ शब्द इसका नहीं है, गुच्छ यानी को पुष्प का गुलदस्ता इत्यादि से लिया जाता है, तो यहाँ अर्थ नहीं है, गुच्छ से नहीं है साथियों। अगला है साथियों पर्यायवाची शब्दों में कौन सा विकल्प असंगत है? सोना, कंचन, हटक, हिरण्य, हेम, ये सही है। सूर्य का मयूख, प्रभा, मघवा, अर्णव। देवता का अमर है, निर्जर है, सुर है, वी, बुद्ध यानी बुद्धि की धनी है। रात्रि में निशा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी। इसमें मयूख, प्रभा यानी चांदनी होता है, मघवा यानी इंद्र होता है, ये समुद्र से। इसमें विकल्प 2 है, ये विकल्प पूर्णतः असंगत है, विकल्प संख्या 2 साथियों। आगे है साथियों अगला प्रश्न, असंभव कार्य करना, जो कार्य असंभव उसको कर देना। तो आकाश के तारे तोड़ना, आकाश में तारे तोड़ना भी असंभव होता है, इसलिए ले सकते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, असमान बातें करना, ये नहीं है, तो विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। अगला है साथियों जिज्ञासा शब्द, जिज्ञासा यानी जीतने की इच्छा, जीवन की इच्छा यानी जिजीसा, भोजन की इच्छा यानी बुभुक्षा,
ऐसे कर सकते हैं, तो ये जीतने की इच्छा। प्रश्न संख्या 87 के अंदर विकल्प संख्या 2 कीजिए आप, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। प्रिय विद्यार्थी, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म सुसंगत नहीं? अनल यानी आग, अनिल यानी हवा, सही है। द्वीप, साथ ही इसमें ध्यान रखिए, द्वीप यानी हाथी होता है, उल्टा देती है इसमें, ये द्वीप यानी हाथी और द्वीप यानी टापू, तो ये थोड़ा उल्टा है। द्वीप यानी हाथी एवं द्वीप यानी टापू। द्वीप यानी 2 बार की गई, यानी पानी पीने की प्रक्रिया 2 बार हो रही, इसीलिए द्वीप यानी हाथी है। निहत यानी मरा हुआ, निहित यानी छिपा हुआ, सही है। अब जन्म लेना यानी कमल, अब देने वाले बादल, पानी देता है, इसीलिए विकल्प संख्या 2 इसमें असंगत हो जाएगा। आगे वर्तनी की दृष्टि से प्रदर्शनी सही है, तिलांजलि सही है, गरिष्ठ सही है, इसमें साथियों घनिष्ठ ये होगा विकल्प संख्या 1 अशुद्ध शब्द। आगे निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अभ्यस्त, केंद्रीकरण, आजीविका, साथियों अभ्यस्त, आजीविका छोटी की मात्रा, इकट्ठा, इकट्ठा ये आएगा, तो केंद्रीकरण इसमें सही विकल्प हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध वाक्य, वे दान देने के लिए विकट रूप से प्रसिद्ध है। विकट रूप से तो कोई शब्द होता नहीं है, ये तो असंगत, ऐसा लग रहा है कोई बुराई कर रहा है। दान देने के लिए प्रख्यात है, इस प्रकार का शब्द होना चाहिए, विकट रूप से तो अच्छा नहीं शब्द है। उसने आग्रह पूर्वक कहा, वह भारी भरकम, भारी या भरकम ये अलग, ये अनावश्यक शब्द आवृत्ति हो रही, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पर उसने आग्रह पूर्वक कहा, विकल्प 2 है वो शुद्ध हो जाएगा। आगे है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? द्वारका सही है, मैथिली ये असंगत है, मैथिली ये होगा, महात्म्य बढ़िया आएगा, अहल्या सही है, पूजनीय ठीक है, प्रशंसा, मध्याहन है पहले आएगा न बाद में आएगा, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, प्रज्वलित में जय एक बार आएगा, दृष्टि ठीक है, अंत्याक्षरी ठीक है। विकल्प संख्या 3 साथियों, इसमें ध्यान रखिए, जो प्रज्वलित विकल्प है इसी के साथ में साथियों इसमें है ये प्रज्वलित, ये असंगत, थोड़ा सा ये टाइपिंग में गड़बड़ है, ये हो गया, तो ये असंगत है। और मिष्टान सही है, साफ सही है, निर्वलम सही है, अतिथि सही है, तो विकल्प संख्या 4 इसमें शुद्ध है, बाकी सब में 1 1 2 2 गलत आ रहे हैं, तो विकल्प संख्या आप 4 कर लीजिए, मिष्टान, साफ, निरवलंब और अतिथि। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वाक्य, चरखा काटना चाहिए, सूत काटा जाता, चरखा नहीं काटा जाता। मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, ये कविता अनेक, अनेकों नहीं होगा, अनेक हुई है, अनेक बार ये प्रश्न आप ही रखा पहले। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है या फिर नहीं हो सकता, एक ही विकल्प, यानी शब्दों का अतिरिक्त रूप से शब्द यहाँ आ रहे हैं, तो मैं आपके दर्शन, ये मान सम्मान के लिए दर्शन के साथ में आपके का प्रयोग होता है, तो यहां पर आपके कर लीजिए साथियों, आपके प्रश्न संख्या 93। अगला है परिपत्र की विशेषता। परिपत्र को पत्राचार के रूप में नहीं माना जाता, परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, किसी व्यक्ति विशेष को आदेश या अनुदेश देने के लिए परिपत्र, परिपत्र यानी चारों तरफ घूमने वाला पत्र, अर्थात सभी के लिए, सर्कुलर बोलते हैं जिसको आंग्ल भाषा में, ये सभी के लिए रहता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहता है, प्राय आंतरिक रहता है, अर्थात इसका प्रयोग जारीकर्ता, मंत्रालय और कार्यकर्ता तक सीमित रहता है, कार्यालय तक, तो विकल्प संख्या 3 है वो असंगत निकल रहा है साथी, व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी के लिए। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री को सामान लौटाया, ये एक शब्द और ये ठीक है। सवास हमें तुम पर गर्व है, सब्जी कौन लाने गया है, ये कौन के आधार पर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, जब यहाँ पर ये चिन्ह आ रहा है विस्मय आदि का, तो फिर यहाँ पर सब्जी कौन लेना गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर यह संगत निकल रहा है, अशुद्ध शब्द। नाक का बाल होना, नाक का बाल, प्रतिष्ठा नष्ट होना, ध्यान देना, प्रत्यक्ष होना, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल अधिक प्रिय होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, जानबूझकर अक्ल है उस पर पर्दा गिर गया, पर्दा गिरने का मतलब अपने बड़ी होशियारी समझना, बुद्धि मारी गई, दूसरों को समझना, बुद्धि मारी गई है, तो इसका सही भावार्थ है बुद्धि मारी जाना। प्रश्न संख्या 97 हो चुका साथियों, ये आपकी लोकोक्ति और मुहावरे सरल है, कष्ट पर कष्ट आना, समस्या पर समस्या, कंगाली है और फिर आटा वापस से गीला हो गया, बाकी ये विकल्प है संगत है।
कंगाली में आटा गीला होना। अर्धशासकीय पत्र यानी आधा सरकारी पत्र किसके लिए, इसमें विषय और संदर्भ लिखा जाता है, सही है। अधोलेख के आधार आपका शुभेच्छु लिखा जाता, सही है। सेवा लिखना पूर्णतः वर्जित है। अर्धशासकीय पत्र में अनौपचारिकता का पुट रहता है, ये सही, ये वर्जित नहीं माना जाता। ऐसा कोई वर्जन का कोई उल्लेख नहीं है, लिखा भी जा सकता है, लिखा भी जाता है, संगत है। अपठित गद्यांश है। हिंदुस्तान में कुछ फूल बड़े अखड़ प्रवृत्ति के चतुरा और जवा कुसुम, ये अपठित गद्यांश है। चंपा तपोरमा उमा की तरह जिसके पास भ्रमर फटने का साहस है, उमा की तरफ है चंपो तपोरमा, तो उमा का मतलब पार्वती, यानी चंपो तपोरमा यानी पार्वती के लिए है साथियों, ये ध्यान रखिए। सफेद कृष्णार अक्की की बुद्धिवादी प्यार का प्रतीक है। पारिजात को सुमित्रानंद से साथ में जोड़ा गया है। रसाल मंजरी को प्रसाद जी से जोड़ा गया। रसाल मंजरी, रसाल यानी रस देने वाले, आम्र मंजरी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आएगा। निराला की रस दृष्टि पीली सरसों पर मुक्त विस्तार, पीली सरसों पर यह सर्वथा अपांगते रहा, यानी मुख्य पंक्ति में इसको स्थान नहीं दिया गया। तो 3 प्रश्न है साथियों, यहीं से आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लेखक के मतानुसार किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया, तो सरसों के फूल को महत्व नहीं दिया गया। ये देखिए कि निराला की रस दृष्टि पीली सरसों पर मुक्त विस्तार है, पर अभिजात फूलों में सर्वथा अपांगते यानी पंक्ति में नहीं रखा गया, यानी महत्व नहीं है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में आम्र मंजरी। आम्र मंजरी किस कवि के लिए, सौंदर्य बोध के लिए, तो जयशंकर प्रसाद। आम्र मंजरी रसाल मंजरी, ये शब्द हमने पढ़ा है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद। अगला है लेखक के किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान, पार्वती ने उमा के समान, और उमा के समान बताया गया। अपन विकल्प देख लेते हैं। उमा की तरह यानी चंपा तपोरता, चंपा तपोरता, चंपा, चंपा को इसमें विकल्प बताया गया। तो ये तीनों साथियों, ये आपका गद्यांश हल हो चुका है। सरसों के फूल, जयशंकर प्रसाद, चंपा। एक बार देख लेना चाहिए कहीं गलती से चिन्ह अलग तो नहीं लग गया है। जयशंकर प्रसाद है सही, सरसों का फूल ठीक है। सभ्यता कहाँ आ गई, खड़ा कहाँ है मनुष्य, जा रहा किधर गर्ती में विज्ञान कलाओं का, किस दिशा उन्मुख इतिहास दे रहा विकास, क्या शोर का समय है, क्या जोर हवाओं का, क्या यही संभाव्य और सुंदर सवर स्वर्ग है पड़ा जहां पर पग पर मुर्दों का पड़ा, बिक रहा जहां नारित्व रजत के टुकड़ों पर फूलों के सौ, जहां पर श्रृंगारों का है जमा, उपयुक्त पद्यावतरण के आधार पर प्रश्न संख्या 103 और 4-5 का उत्तर अपने को देना। पद्यांश में नारी की स्थिति कैसे बताएगी, नारी की स्थिति के संदर्भ में हास्यास्पद, वंदनीय, दर्शनीय, चिंतनीय, चिंता वाली स्थिति को प्रदर्शित दिखाया गया है। कविता में रजत के टुकड़ों का प्रयोग किसके लिए है, प्रिय दर्शना, रूढ़िग्रस्त, लोभ और लालच के लिए। साथियों इसको देख लेते हैं। रजत के टुकड़े, जहां पड़ा मुर्दों का पड़ा, बिक रहा नारित्व रजत के टुकड़ों पर फूलों के सौ पर, जहां श्रृंगारों का जमा। बिक रहा, तो बिकने का मतलब लोभ, यानी पैसों के लिए, तो लोभ लालच आ जाएगा इसमें। पद्यांश, तो इसमें आप सही का चिन्ह लगा दीजिए, लोभ और लालच। पद्यांश का केंद्रीय भाव है चिंता, शांति, ईर्ष्या, प्रेम। चिंता यहाँ व्यक्त की गई स्त्रियों के संदर्भ में। इंटरनेट पत्रकारिता में असंगत है। समाचारों के संकलन, सत्यापन, पुष्टिकरण का आसानी है। अश्लीलता, दुष्प्रभाव, अफवाहों का सर्वथा अभाव नहीं रहता है। साथ ही इसमें खूब सारी भरमार पाई जाती है आजकल अश्लील सामग्री की। बैकग्राउंड तैयार करने में तीव्रता, संप्रेषण में सुविधा रहती है। तो विकल्प संख्या 2 इसमें असंगत निकल जाएगा। मुद्रित माध्यम में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता अनिवार्य है। संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक शैली पर बल नहीं दिया जाता, क्योंकि ये समझ से परे है। लेखन इस प्रकार होना चाहिए जिससे सामान्य शब्दावली, लौकिक शब्दावली और संप्रेषण में कुशलता बनी रही, इस प्रकार के शब्द हो। समय सीमा और आवंटित स्थानों के लिए अनुरूप लेखन है। भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द प्रयोगों पर बल दिया जाता है। साथियों मानस पाठशाला ऐप आप जुड़िए, खूब सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मूल पुस्तकों से निर्मित सामग्री के लिए पूर्णतः मूल पुस्तकों से आप पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य आप जुड़िए। अगला समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड का मतलब कोई है, यानी यह महत्वपूर्ण खबर है और फिर आराम से है, पूर्ण खबर है, और यहाँ पर खूब सारे अन्य खबरें चिन्हित होती। इस शैली में समाचार पत्र के 3 हिस्से रहते हैं। ठीक है साथियों। एंट्रो बॉडी समापन को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स खबर के अंत में, क्लाइमेक्स अंत में नहीं होता, क्लाइमेक्स सबसे ऊपर होता है। साथियों समाचार पत्र की सुर्खी उससे जोड़ सकते हैं। इस शैली में समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले लिखा जाता है। जब पहले लिखा जा रहा है तो क्लाइमेक्स में पहले होगा, तो यहाँ पर ये विकल्प असंगत हो जाएगा, यानी असंगत हो। निम्नलिखित किस विधा की पत्रकारिता से गहरा संबंध, ये सामान्य सा कहानी, रिपोर्टाज, डायरी,
जो साहित्यकार है वो समाचार पत्रों की खबरों को साहित्यिक रूप से अभिव्यंजित करता है तो उसको कहा जाता है रिपोर्टाज। डायरी लेखन के संदर्भ में व्यक्ति इसमें निरपेक्ष अधिकार, निरपेक्ष नहीं है साथियों, वो उदासीन नहीं है, वो सापेक्ष होकर लिखता है। तो इस दृष्टिकोण से ये विकल्प असंगत है, इसमें आ जाएगा सापेक्ष। डायरी लेखन में समय और स्थान की भी अभिव्यक्ति रहती है। डायरी लेखक अपनी भावना के प्रति ईमानदार रहता है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भाव की अभिव्यक्ति रहती है, ये सही है। हरि के चढ़ते ही सब द्विज एक के साथ, इस काव्यांश में नहीं शब्द। अब कुछ विद्यार्थी ने अभिधा बताया है, कुछ ने व्यंजना, कुछ ने लक्षणा, ये थोड़ा सा विवादित है। पर आप साथियों देखिए, हरि के चढ़ते ही सब उड़े द्विजे एक साथ, हरि के चढ़ते यानी बंदर के चढ़ते ही सभी द्विजे एक साथ, यानी सभी पक्षी एक साथ उड़ गए, सभी पक्षी एक साथ उड़ गए। साथियों व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर, शाब्दी व्यंजना के अंदर अभिधा, अभिधेय, शाब्दी व्यंजना, एक शब्द शक्ति का प्रभाव। जो शाब्दी व्यंजना उसके अंदर अलग अलग प्रकार के 14 तत्व बताए गए हैं, जिसके अंदर एक औचित्य नाम का शब्द आता है, जिसके अंदर अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग यदि किया जाता है, अनेकार्थक शब्द यदि प्रयोग में आ रहे हैं और उस अनेकार्थक शब्दों में भी एक शब्द है उसका एक अर्थक यदि प्रधान होता है तो वहां पर फिर बाद में शाब्दी व्यंजना रहेगी। जैसे कि हरि यानी बंदर हो गया, द्विजे यानी पक्षी हो गया, तो हरि के यानी हरि अर्थात बंदर के कारण पक्षी उड़ गए बंदर के आते। तो इस औचित्य में भी एक जो अर्थ है वो प्रधानता ग्रहण कर रहा है, पर यहाँ पर मानी फिर शाब्दी व्यंजना उल्लेखित है, अभिधा नहीं बताया गया। तो जो मैंने अभी रामदहीन मिश्र की जो काव्य दर्पण है उसके अंदर भी इसको पढ़ा था, कल रात को भी पढ़ा था, सुबह भी देखा था मैंने, तो उसमें स्पष्टता लिखा गया, मैंने फोटो वगैरह भी खींची थी उसके अंतर्गत, यदि कहीं मिल जाती है। साफ लिखा हुआ शाब्दी व्यंजना, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो, शाब्दी व्यंजना है। और अनेकार्थक शब्दों का अर्थ का निश्चय 14 आधारों में से एक में किया जाता है, जैसे संयोग, असंयोग, साहचर्य, विरोध, प्रकरण, लिंग, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, काकू। तो इसके आधार पर निर्णय किया जाता है, स्वर विकार के आधार पर। तो औचित्य के आधार पर इसमें जो शब्द है वो शब्द शाब्दी व्यंजना निकल रहा है। तो मेरे दृष्टिकोण से व्यंजना शब्द शक्ति इसका उत्तर होगा। कौन सी शब्द शक्ति? शाब्दी व्यंजना, जहां अनेकार्थक शब्द है, शाब्दी व्यंजना। हो सकता है अब तर्क दिए जा रहे हैं, अभिधा भी बताई जा रही है, तो इसके संदर्भ में और कुछ अगर तथ्य, प्रमाणिक तथ्य मुझे उपलब्ध होंगे मैं उपलब्ध करा दूंगा। पर फिलहाल मेरे दृष्टिकोण में शाब्दी व्यंजना उचित तत्व के आधार पर 14 तत्व है, उसमें जो 10वां तत्व है, 10वां 12वां जो भी है औचित्य तत्व है, इसके आधार पर इसको मैंने औचित्य तत्व है, इसके आधार पर अनेकार्थक शब्दों का निश्चय 14 आधारों में से किसी एक आधार पर किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ शाब्दी व्यंजना अधिक दिखाई दे रही है। एक और मैं बताता हूँ साथियों आपको, मैंने कहीं लिखा था उसमें, जो औचित्य का उल्लेख करते हैं, जहां किसी पदार्थ और योग्यता के कारण अनेकार्थों में से एक अर्थ का निर्णय वहां औचित्य है। जैसे पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से हरि का अर्थ बंदर और उड़ने की योग्यता से द्विज का अर्थ पक्षी हो गया, न कि सिंह आदि न ब्राह्मण। और शाब्दी व्यंजना में ये 14 तत्वों का उल्लेख होता है। तो इस दृष्टिकोण से इसके संदर्भ में और कुछ मुझे अगर नवीन तथ्य प्राप्त होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल मैंने शाब्दी व्यंजना उसको उल्लेखित किया है। और कुछ नवीन तथ्य प्राप्त होंगे इसके संदर्भ में गहराई तो मैं बता दूंगा। कहानी का आवश्यक तत्व नहीं है, असंभव कल्पना, पात्रों के संवाद है, चरित्र चित्रण है, कथानक में द्वंद्व है। असंभव कल्पना उचित नहीं, वो मिथक की श्रेणी में आ जाता है। पात्रों का संवाद है, चरित्र है, द्वंद्व तो रहता ही है। आवश्यक तत्व नहीं है, असंभव कल्पना, कथानक में द्वंद्व रहना जरूरी है। निम्न लक्षणा में होता है मुख्यार्थ में बाधा, अकथित अर्थ का प्रकाशन, व्यंग्यार्थ का प्रकाशन, सामान्य अर्थ। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो लक्षणा कहलाती है। तो विकल्प 1 हो जाएगा इसमें 113। यलम अलंकार का उदाहरण, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बिंदु न देहिनी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिक, लाटा अनुप्रास, हंसने लगे तभी हरि आहा पूर्णेंदु सा। इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों न बिकानी। पर्दे और परदेसी, पर्दे और पर यानी इसमें सबंग यमक है। तो ये विकल्प संख्या जो 4 है, ये विकल्प संख्या 4 है, वो सही हो जाएगा साथियों। इसमें विकल्प संख्या 4।
बलिहारी नृपकूप की श्लेष अलंकार गुण, तो इसमें एक तो सामान्य गुण है, एक मानवीय गुण इत्यादि से ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पर्दे की इज्जत परदेसी का तो बिकानी है, तो इसमें पर्दे और पर्दे के आधार पर संभंग यमक हो जाएगा। अगला है उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। उपमेय और उपमान में साधर्म्य का वैधर्म्य के आधार तत्व निर्धारित रहते हैं। सादृश्य विधान के लिए निज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निज शब्दों का प्रयोग, तो साधारण साधारण नहीं कहते, वाचक शब्दों का। सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। जिस वस्तु का साम्य अन्य वस्तु स्थापित किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। सही है, उपमेय उपमान में साम्य स्थापन रहता है, तो विकल्प इसमें वाचक होना चाहिए। वाचक धर्म का निर्वहन है, ये थोड़ा सा असंगत है, इसमें ध्यान रखिए। तो विकल्प संख्या 2 है वो अलग निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है सारा गांव भूखा मर रहा। सही है, ये थोड़ा इसमें व्यंजना की प्रतीति हो रही है। तालाब में कमल खिल गया है, कोकिल कंठी गा रही, दोनों घरों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई का कारण तो कमल, तालाब में कमल खिलना एक सामान्य सा है, अभिधा के रूप में है, तो विकल्प इसमें विकल्प 2 हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय उत्कट जबकि उपमान गौण होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी बराबर होते हैं। उपमा में बात, इसमें वाचक शब्द होता है। विशिष्ट या कल्पित कल्पना संभावना, इसमें एक संभावना शब्द हो चाहे वाचक शब्द हो, फिर वापस से एक संभावना सादृश्य, ये उपमा के, ये उत्प्रेक्षा के उदाहरण है। और असंगत इसमें साथ ही निकल जाएगा, उपमान गौण होता है उपमेय, विकल्प 1। किल अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप का छंद के विषय में सही नहीं है। गुरु और लघु साथ, लघु और गुरु रहता है इसमें साथियों, लघु एवं गुरु। और 16 और 12 पर यति, ठीक है, सही नहीं है, तो विकल्प 1 सही नहीं, क्योंकि लघु और गुरु आना चाहिए। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरी गीतिका मिल जाता। सही है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, तो ये 119 भी सही है, सीधा सरल सा प्रश्न है। जहां गांठ वहां रस नहीं, गांठ है वहां पर रस नहीं होता। सही है, मन के अंदर की जो गांठें होती है तब भी व्यक्तियों में समन्वय नहीं हो पाता। इस आधार पर निम्न में से कौन सा, तो इसमें 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक सबसे श्लेष अलंकार हो जाएगा साथियों, यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न पत्र है, मैंने हल कराने का प्रयास किया। थोड़ा सा मैं केवल एक प्रश्न है, बाकी लगभग मेरे हिसाब से सभी प्रश्नों पर मैं संतुष्ट हूँ। एक बार वो व्यंजना शब्द शक्ति का उसको मैं देखूंगा, बाकी मैं संतुष्ट हूँ। फिर और भी मुझे कोई साहित्यिक सामग्री मिलेगी तो उस समय और इसको चिन्हित करने का प्रयास करूंगा। बाकी औचित्य के आधार पर आप इसमें पहुंच सकते हैं अनेकार्थक शब्दों के अंदर अपने शाब्दी व्यंजना। ये रहा प्रश्न पत्र साथियों, अपने मित्रों से आप साझा कीजिए, अपनी उत्तरमाला की आप जांच कीजिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से भी आप मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो।